नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई घंटों बैठकर पढ़ाई करता है तो क्या सच में कोई काम हो रहा होता है, या जब कोई गेंद हवा में उड़ती है तो उसमें क्या होता है? आज हम फिजिक्स के इन्हीं तीन जादुई शब्दों कार्य, ऊर्जा और शक्ति के पीछे का विज्ञान समझेंगे। ये शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर इनका असली मतलब शायद आपको हैरान कर दे। तो सवाल सीधा है, अभी इस स्क्रीन को देखते हुए क्या कोई कार्य हो रहा है? मन तो कहेगा बिल्कुल, मैं ध्यान लगा रहा हूं, ये भी तो एक काम है। लेकिन रुकिए, फिजिक्स का जवाब कुछ और ही है, और वो यकीनन हैरान करने वाला है। आज हम इन 5 कदमों में इस पहेली को सुलझाएंगे। सबसे पहले कार्य की परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर ऊर्जा और उसके रूपों को जानेंगे, और आखिर में समझेंगे कि शक्ति का असली मतलब क्या है। तो फिर तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कार्य के बारे में। आम भाषा में किसी भी मेहनत वाले काम को हम कार्य या वर्क कह देते हैं, लेकिन फिजिक्स में इसकी एक बहुत ही सटीक, बहुत ही स्पेसिफिक परिभाषा है। तो फिजिक्स में कार्य होने की 2 शर्तें हैं, और दोनों का पूरा होना जरूरी है। पहली, आप एक बल यानी फोर्स लगाएं, और दूसरी, उस फोर्स से वो चीज अपनी जगह से हिले, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट हो। सोचिए, एक बक्से को धक्का दिया और वो खिसक गया, यहाँ दोनों शर्तें पूरी हो गईं। लेकिन अगर इनमें से एक भी शर्त गायब है तो फिजिक्स के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। अब ये फॉर्मूला दिखने में तो बड़ा सिंपल है, लेकिन इसका नतीजा कमाल का है। जरा सोचिए, कोई एक दीवार को पूरे दिन अपनी पूरी ताकत से धक्का दे रहा है, पसीने से तरबतर, पूरी तरह से थक गया, लेकिन दीवार तो 1 इंच भी नहीं हिली, डिस्प्लेसमेंट 0। और इसका मतलब है फिजिक्स के कठोर नियमों के अनुसार 0 कार्य हुआ है, मतलब सारी मेहनत बेकार। लेकिन कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या पता है कि कार्य नेगेटिव भी हो सकता है? जी हाँ, कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 भी हो सकता है। और ये सब कुछ बस इस बात पर निर्भर करता है कि फोर्स किस दिशा में लग रहा है और चीज किस दिशा में जा रही है। ये थीटा यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ही असली हीरो है। अगर फोर्स मोशन को सपोर्ट कर रहा है तो कार्य पॉजिटिव होता है, अगर वो मोशन का विरोध कर रहा है तो कार्य नेगेटिव हो जाता है, और अगर वो एकदम अलग दिशा में है तो नतीजा कुछ और ही होता है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब एक गेंद को किक मारी जाती है तो फोर्स और गेंद की मूवमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ये है पॉजिटिव वर्क। जब कार ब्रेक लगाती है तो फ्रिक्शन का फोर्स उसे पीछे खींचता है, मोशन के एकदम उल्टा, ये है नेगेटिव वर्क। और अब सबसे कमाल की बात, एक सैटेलाइट जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है पर वो आगे बढ़ रहा है, एंगल है 90 डिग्री। नतीजा, ग्रेविटी उस पर 0 कार्य कर रही है। तो सवाल ये है कि ये कार्य आखिर आता कहाँ से है? किसी चीज को हिलाने की एक क्षमता हमें मिलती कहाँ से है? इसका जवाब एक ही शब्द में है, ऊर्जा यानी एनर्जी। एनर्जी ही वो करेंसी है जिससे हम कार्य खरीदते हैं। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। जब भी कोई कार्य किया जाता है तो असल में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही होती है। जैसे हाथ की एनर्जी गेंद में ट्रांसफर की जाती है ताकि वो उड़ सके। तो कार्य बस एनर्जी का लेन देन है। तो एनर्जी की परिभाषा सीधी है, कार्य करने की क्षमता। अगर जेब में एनर्जी है तो कार्य का खर्च किया जा सकता है, और क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इन्हें मापने की यूनिट भी एक ही है, जूल। तो चलिए ऊर्जा की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। मैकेनिकल एनर्जी के 2 मुख्य रूप हैं, एक जो मोशन से जुड़ी है और दूसरी जो पोजीशन से। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। बाईं ओर देखिए, भागता हुआ लड़का और गेंद। इनमें गति है, मतलब इनमें है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। ये चीज के वजन और रफ्तार पर निर्भर करती है। और दाईं ओर खींचा हुआ रबर बैंड या एक बैटरी, इनमें स्टोर है स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। ये काम करने की संभावना है जो उनकी पोजीशन की वजह से है। स्थितिज ऊर्जा के भी 2 खास प्रकार हैं। पहला है ग्रेविटेशनल। सोचिए, एक छत का पंखा जो बंद है, वो अपनी ऊंचाई की वजह से कार्य करने की क्षमता रखता है अगर वो गिरे तो। दूसरा है इलास्टिक एनर्जी। जब एक रबर बैंड को खींचा जाता है तो उसमें एनर्जी भर दी जाती है जो छोड़ने पर काम करती है। अच्छा, तो हमने कार्य और ऊर्जा को समझ लिया। अब चलिए हमारे आखिरी विषय पर चलते हैं,
शक्ति या पावर, जो हमें बताता है कि ये सब कितनी तेजी से होता है। यहाँ एक आम गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। पावर का मतलब ये नहीं है कि कितना काम किया गया, बल्कि ये है कि उसे कितनी तेजी से किया गया। मान लीजिए 2 लोग 100 ईंटें उठाते हैं, एक उसे 1 घंटे में करता है, दूसरा 10 मिनट में। काम बराबर है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की पावर कहीं ज्यादा है। इसका फॉर्मूला भी सीधा है। पावर बराबर है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और इसकी यूनिट है वॉट, जो आपने बल्ब और दूसरे उपकरणों पर जरूर देखा होगा। ये एक मजेदार फैक्ट है जो पुराने जमाने को आज से जोड़ता है। 1 हॉर्स पावर यानी 1 घोड़े की शक्ति लगभग 746 वॉट के बराबर होती है। ये यूनिट पुरानी जरूर है, पर आज भी कारों के इंजन की ताकत बताने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और अब आते हैं घर के बिजली बिल पर। वो जो यूनिट होता है जिसका भुगतान किया जाता है, वो असल में किलोवाट घंटा या kWh है। ये पावर नहीं, बल्कि एक निश्चित समय में इस्तेमाल की गई कुल एनर्जी को मापता है। 1 किलोवाट घंटा का मतलब है 36 लाख जूल। ये दिखाता है कि हम अपने घरों में कितनी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे सिद्धांत एक अंतिम सबसे बड़े नियम के तहत काम करते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये नियम कहता है कि एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मांड में एनर्जी की कुल मात्रा हमेशा एक समान रहती है। ये बस अपना रूप बदलती है, जैसे बांध में रुके हुए पानी की पोटेंशियल एनर्जी टरबाइन घुमाकर बिजली की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर एनर्जी नष्ट नहीं हो सकती, तो जब हम कहते हैं कि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, तो वो एनर्जी आखिर गई कहाँ? वो असल में गर्मी या प्रकाश जैसे कम उपयोगी रूपों में बदल गई है, लेकिन गायब नहीं हुई। अगली बार जब थका हुआ महसूस हो, तो सोचिएगा आपकी एनर्जी कहाँ गई। विचार करने के लिए एक दिलचस्प बात है।